अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया हसन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से। आज हमारे पॉडकास्ट में जो शख्सियत आए हैं, ही इज़ अ नेम ऑफ पाकिस्तान। वाई? बिकॉज ही हैज़ अचीव्ड सो मच इन दिस लाइफ जो हम सब डिज़ायर करते हैं कि एक दिन हमें भी मिले। इन्होंने ना सिर्फ बेस्ट टीचर और द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर होने का अवार्ड लिया कैम्ब्रिज में 2019 में, बल्कि अब तक 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और 2500 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है। ही इज़ नॉट जस्ट द टीचर और अ ट्रेनर बट ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर एंड अ O and A levels teacher who is so renowned that you name him and everybody understands that who he is. So आज हम बगैर टाइम वेस्ट किए उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं और आप सबको उन्हें करीब से मिलने का मौका देते हैं। सो हमारे स्टूडियो में आज आए हैं सर अहमद साया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सर आप बिकॉज आई जस्ट सेड दैट यू आर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड यू हैव अचीव्ड सो मच इन योर लाइफ माशाल्लाह। सो ये सब चीज़ें आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, दिस फेम एंड पॉपुलैरिटी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिली। वरना तो हर टीचर की तरह मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक बेहतर स्टूडेंट बना दूँ, बेहतर इंसान बना दूँ, उनकी तरबियत कर लूँ, उनको बेहतर ग्रेड दिलवा दूँ, और बस इसी कोशिश में हम सारे टीचर्स रहते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ एक्सेप्शनली काइंड टू मी कि मुझे उसके साथ साथ इतना सारे एक्नॉलेजमेंट्स मिल गए। तो इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छा लगता है। एंड जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वो फीलिंग है जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। बट ये एक ऑनर होता है कि आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाए इंटरनेशनल फोरम्स पर। बिकॉज नॉर्मली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या समझी जाती है? या तो सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, या स्पोर्ट्समैन रिप्रेजेंट करते हैं, या पीपल फ्रॉम द फोर्सेज रिप्रेजेंट पाकिस्तान। what is missing is a teacher representing Pakistan. Exactly. So alhamdulillah, Allah Ta'ala is very kind कि मुझे ये मौका मिला कि मैं being a teacher, being an educationist, पाकिस्तान को ग्लोबली represent कर सकता हूँ। ग्रेट। आपने बिल्कुल सही कहा कि टीचर हमेशा एक बैकबोन की तरह स्टूडेंट की लाइफ में होता है, जो उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहा होता है और उसके लिए अप्रोचेबल होता है, लेकिन उसका नाम कहीं फोर फ्रंट नहीं होता। एंड यू डिड इट ग्रेट। सो सर मुझे ये बताएं कि नाउ दैट यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर ACCA, तो उसके बावजूद आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ज्वाइन ना करते हुए टीचिंग को क्यों ऑप्ट किया? अच्छा, मैं हमेशा बताता हूँ ये बात कि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत छोटी एज से। आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9th, एंड ईयर 2000 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त इनिशियली आई स्टार्टेड टीचिंग जस्ट टू फाइनेंस माई ओन स्टडीज़, ताकि मैं अपनी पढ़ाई के खर्चे निकाल सकूँ। और पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना O levels किया, फिर A levels किया, फिर पढ़ाते पढ़ाते ACCA किया। जब मैंने अपना A levels ख़त्म किया तो मुझे एक स्कूल ने कॉल कर लिया कि आप आएँ, हमारे पास पढ़ाएँ। जब मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने बोला आप तो बहुत छोटे हैं। उस वक्त बहुत छोटा था मैं एज में। बट उन्होंने बोला अच्छा चलें देखते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे लाइक द वे आई टॉट, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप पढ़ाना शुरू कर दें हमारे पास। तो मेरी जो पूरी ACCA की जर्नी थी, उस दौरान मैं पढ़ा रहा था स्कूल्स में, मल्टीपल स्कूल्स में, और मैं साथ साथ अपना ACCA कर रहा था। फिर जब ACCA ख़त्म किया तो आई थॉट क्या मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हूँ या ना हूँ। बट बाय दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे टीचिंग में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पढ़ाऊँ। ना सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाने की स्किल अल्लाह ताला ने दी हुई है, बट बिकॉज आई ऑल्सो थिंक दैट टीचिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू गेट टू इंटरेक्ट विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वो लोग जो मुल्क का फ्यूचर हैं, जिन्होंने आगे मुल्क संभालना है, वो आपके सामने बैठे हैं, एंड यू कैन एक्ट एज अ चेंज एजेंट, यू कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल, यू कैन हेल्प देम ग्रो, ग्रूम एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि मुल्क इवेंचुअली फ्यूचर ने चलाना है, फ्यूचर नस्लों ने चलाना है। एंड आई रियलाइज कि मैंने अपना रोल भी प्ले करना है, और मैं अपना रोल उस वक्त बहुत अच्छे से प्ले कर सकूँगा जब मैं उस पोजीशन पे हूँगा जहाँ पे मैं लोगों को लीड कर सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ। अगर मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट कर देता उस वक्त, तो मैं शायद इस पोजीशन में नहीं होता कि मैं लोगों को इस तरह गाइड कर सकूँ जिस तरह मैं अब करता हूँ। ये रियलाइजेशन मुझे जब मैं पढ़ा रहा था, साथ साथ पढ़ते पढ़ते ये मुझे आती गई कि टीचिंग इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, ये अंबिया का काम है, अंबिया की सुन्नत है
तो ये बाय चांस तो नहीं करना चाहिए, ये बाय चॉइस करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये देखते भी हैं हमारे माशरे में कि 3 तरह के टीचर्स होते हैं, टीचर्स बाय चांस, टीचर्स बाय चॉइस एंड टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस। मुझे टीचर बाय चॉइस बनना था, मुझे एक ऐसा टीचर बनना था जो दिल से पढ़ाए, ऐसा टीचर बनना था जो इसलिए ना पढ़ा रहा हो कि उसकी मजबूरी है पढ़ाना, या उसको कोई बेहतर जॉब नहीं मिली इसलिए वो टीचिंग इंडस्ट्री में आ गया और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे इसलिए टीचर बनना था कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, रहनुमा बन सकूं। एंड आई रियलाइज्ड कि ये काम उसी वक्त हो सकता है जब मैं इसको एज अ फुल फ्लेज इस इंडस्ट्री में एंटर होके पढ़ाना शुरू करूं प्रॉपरली। तो ACCA करने के बाद इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई स्टिक टू टीचिंग एंड आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माई स्टडीज़। फिर मैंने ACCA के थ्रू BSc ऑनर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग किया, उसके बाद अपना मास्टर्स किया, और मुझे ये एहसास होता गया कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा पढ़ाई से राब्ता रुकना नहीं चाहिए। तो आई स्टार्टेड कंटिन्यू माई स्टडीज़ एंड अब मैं अपना PhD कर रहा हूँ। सो आई एम ऑलवेज ऑन दैट एंड जहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो मसाइल जो स्टूडेंट्स को फेस होते हैं वो मुझे अब तक फेस होते हैं। सो ये एक वजह है कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आने के बाद टीचर या एजुकेशनिस्ट बन के क्यों रह गया और क्यों मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन नहीं किया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आपने कहा कि रहनुमाई, और आप चाहते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो इस चीज़ को समझे कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे हैव टू लुक आफ्टर द कंट्री। दैट्स अ वेरी ग्रेट थॉट। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि यू आर स्टिल अ स्टूडेंट एंड यू स्टिल फील दैट थिंग विच अ स्टूडेंट गोज थ्रू, तो यूजुअली आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो होती है वो एक छोटी सी वो होती है, रिक्वेस्ट होती है कि सर जो है वो हमें बड़े असाइनमेंट्स देते हैं, सर हमारा होमवर्क बहुत ज़्यादा रखते हैं, एंड वी आर ऑलवेज बिजी विद होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स। सो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि जो आपकी जनरेशन थी, ऑब्वियसली होमवर्क तो उन्हें भी मिलते थे, हमें भी मिलते थे, और इस जनरेशन को भी मिल रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट कैटेगरी यू फील नाउ? अच्छा, पहले तो मैं ये वजाहत करूंगा कि जो 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ ना, मैथ एंड अकाउंटिंग, दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ लोगों को नेचुरली इनबिल्ट एक्यूमेन होता है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। मैं ये बात भी हमेशा बोलता हूँ, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, दे हैव देयर ओन इनेट एबिलिटीज, दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंक्लिनेशंस। किसी को मैथ अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, किसी को अकाउंटिंग अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। उनके अंदर इनेट एबिलिटीज होती हैं जो उसमें डिफरेंस करती हैं। जिनको अच्छी लग रही होती है उनको ये असाइनमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं बिकॉज वो उनको मज़ा आ रहा होता है करने में। जिनको ये नेचुरली सब्जेक्ट्स नहीं आते उनको मुश्किल भी लग रहा होता है, असाइनमेंट्स बुरे भी लग रहे होते हैं। बट ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो विद प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाते हैं। तो मैं किसी की नेचुरल एबिलिटीज़ तो इंप्रूव नहीं कर सकता, वो तो गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन जिसके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके वो इनेट एबिलिटीज़ को हार्नेस कर सकता हूँ जो उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी। और इवेंचुअली बहुत बार ऐसा होता है कि उस वक्त तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होता, इतना काम है, इतना प्रेशर है, इतना वर्कलोड है, बट इवेंचुअली जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं, दे रीच आउट कि उस वक्त आपने इतना प्रेशर डाल दिया, सो वी नो हाउ टू हैंडल प्रेशर नाउ। एंड उस वक्त आपने हमें मोटिवेट करके ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया जब तक हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे लिए फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बट इवेंचुअली अब आगे हम इसी सब्जेक्ट में करियर परसू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मेरी जीत है, ये मेरा एक अकम्पलिशमेंट है कि मैं जो हूँ वो बच्चे के दिल में एक एहसास पैदा कर सक रहा हूँ कि मैं उसको बेहतर उस सब्जेक्ट की नॉलेज दे पा रहा हूँ या उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट पैदा कर पा रहा हूँ। क्योंकि वो एट फ्रंट बच्चे को नहीं एहसास हो रहा होता, वो बाद में जाके बहुत सारी रियलाइजेशन होती है। एंड कोई भी टीचर जो है ना वो किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा होता, उसका बिगेस्ट रिवॉर्ड होता है उसका स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट का सक्सेस, उसके स्टूडेंट की मोटिवेशन, उसके स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स। और हम इन्हीं अचीवमेंट्स के सहारे जी रहे होते हैं। तो ये वर्कलोड देना मेरी मजबूरी है, मैं खुश होकर या शौक से बच्चों को नहीं दे रहा होता कि काम करेंगे प्रेशर होगा। मैं उनको सिखाना चाह रहा होता हूँ कि आगे ज़िंदगी इससे ज़्यादा टफ है। मैं उनको बताना चाह रहा होता हूँ उनके अंदर पोटेंशियल है जो वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से मुझे काम ज़्यादा देना पड़ता है। आपका इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि बच्चे जो है वो पहले के और अब में क्या फ़र्क है। मैं मिलेनियल के दौर का हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ाया मिलेनियल्स को भी है, मैंने पढ़ाया जेन अल्फा को भी है, जेन जी को भी है, और अब इंशाल्लाह जेन बीटा को भी पढ़ाऊंगा जो 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स वाले बच्चे होंगे। तो मैंने ये सारे लोग देखे हैं, प्लस विद टीचर्स ट्रेनिंग मैंने मिलेनियल से पहले वाले लोगों से भी इंटरेक्ट किया है।
एज अ टीचर्स ट्रेनर। Yeah, exactly. ठीक है, तो एक अच्छा खासा जेनरेशनल गैप है जिसके अंदर मैं हर दफा फिट इन हुआ हूँ बिकॉज ऑफ माई रोल एज अ टीचर एंड माई रोल एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ता रह रहा हूँ। तो मुझे लगता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। पहले के स्टूडेंट्स का एक्सपोजर टू सोशल मीडिया नहीं था। नहीं. हमारे मिलीनियल्स वाले टाइम से सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, उससे पहले वाले लोग तो उससे बिल्कुल नावाकिफ थे। बिल्कुल, हाँ. उनका अटेंशन स्पैन बहुत बेहतर था। हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन बेहतर था बिकॉज वी वर एंटरिंग इनटू टेक्नोलॉजी। हम वो जनरेशन का हिस्सा हैं जो चॉक एंड टॉक से टेक सैवी हो रही है। Yes, exactly. जेन अल्फा, जेन जी और आने वाले जेन बीटा आर टेक फ्रेंडली। They're born in tech. जी, ये वो बच्चे हैं जो क्रॉल करना बाद में सीखते हैं और मोबाइल स्वैप करना जल्दी सीखते हैं। Exactly. ये वो बच्चे हैं जिनको यूट्यूब पे वीडियोस कैसे देखनी है ये जरूर पता होता है, अभी तक बोलना शुरू नहीं किया होता उन्होंने। सही बात है. तो ये जेनरेशनल शिफ्ट है, गैप है, विच इंडिकेट्स कि अगर मैं आज से 10 साल पहले किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को दे के बच्चे को बहुत अच्छे से समझा देता था कोई कॉन्सेप्ट, और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वही एग्जाम्पल मैं आज के बच्चे को समझाऊंगा और वो उतना ही अच्छे से समझेगा, तो आई एम मिस्टेकन, आई एम रिडंडेंट। Exactly. अच्छा होगा उस वक्त जब मैं आज के बच्चे को आज की एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, आज के बच्चे को आज के करंट सिचुएशन में रहते हुए चीज़ों का के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा। अगर मैं कुछ साल पहले तक एक एग्जाम्पल यूज़ करता था जो बहुत रेलेवेंट टू दैट कॉन्टेक्स्ट थी, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट नहीं है। आज मुझे उसको रेलेवेंट बनाने के लिए उसको नई एग्जाम्पल्स, आज के दौर की एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगी, और सिर्फ एग्जाम्पल्स फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल नहीं देनी, एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस भी देनी है, फॉर द सेक ऑफ ग्रूमिंग भी देनी है, एग्जाम्पल्स इसलिए भी देनी है कि उनकी तरबियत भी कर सकें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आज से पहले एग्जाम्पल देता था सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट समझाने के लिए पेप्सी और कोक की, तो अब मैं पेप्सी कोक की एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अब मैं उसको दूंगा कोला नेक्स्ट की एग्जाम्पल। Exactly. अब मैं उसको दूंगा कबाबजीज की एग्जाम्पल। मैं उनको लोकल प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल दूंगा ताकि मैं उनको ये बता सकूं बॉयकॉट भी करना है, हमें अपना रोल भी प्ले करना है, और हमारे पास उस चीज़ के सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर सकते हैं। Great. तो जब टीचर अपनी लेसन प्लानिंग करता है ना, तो उसको सिर्फ ये नहीं सिखाना बच्चे को कि मैंने आपको ये टॉपिक के जो पढ़ाना है उसका क्रक्स क्या है, Content कॉन्सेप्ट क्या क्या है, है? कंटेंट क्या है। कंटेंट तो पढ़ा लिया जाएगा, और कंटेंट आई थिंक बुक में भी होता है, बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। बच्चे को अच्छा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं उस कंटेंट के थ्रू उसकी एथिकल, मॉरल, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें कर सकूं, मैं उसकी तरबियत कर सकूं, मैं उसको सही गलत की तमीज़ सिखा सकूं, मैं पढ़ाते पढ़ाते उसको इस बात का एहसास दिला सकूं कि उसने आगे कैसे चीज़ों को लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। मैं सिंपल प्लस माइनस पढ़ाने के लिए बच्चे को ये भी बोल सकता हूँ कि 5 - 2 = 3, और मैंने 5 स्टिक्स रखी, 2 हटा दी, या मैंने 5 फिंगर्स खुलवाई और मैंने बोला 2 बंद कर दो, 3 आ गया। लेकिन यही 5 - 3 वाला कॉन्सेप्ट या 5 - 2 वाला कॉन्सेप्ट मैं इसको ऐसे भी सिखा सकता हूँ कि अहमद हैज़ 5 बिस्किट्स, ही शेयर्ड 2 बिस्किट्स विद अब्दुल्ला, हाउ मेनी बिस्किट डज अहमद हैज़। तो अब मैंने उसको 5 बिस्किट रख के 2 बिस्किट अब्दुल्ला को दे के सिर्फ माइनस करना नहीं सिखाया, मैंने उसको शेयरिंग भी सिखा दी। हाँ, मैंने उसको ये सिखा दिया कि बेटा ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बच्चों को एक सवाल होता है कि ये कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो एक अच्छा टीचर जब लेसन प्लानिंग करता है तो उस लेसन प्लानिंग के अंदर वो कंटेंट तो डालता ही डालता है, साथ में ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी डालता है, तब जाके एक बहुत अच्छी क्लास और बहुत अच्छा तैयार होता है। क्योंकि देखिए कंटेंट नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, उस कंटेंट की डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस, एक तो कंटेंट नॉलेज है, उसके पेरिफेरी पे बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती हैं। स्टूडेंट साइकोलॉजी चल रही है, टीचिंग फिलॉसफी चल रही है, टीचिंग पेडागोजी चल रही है, करिकुलम चल रहा है, असेसमेंट्स चल रहे हैं। एक और प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा असेसमेंट और हमारा पढ़ाना 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। वंस अगेन इट्स अ मिसमैच। तो हमारा असेसमेंट वही होना चाहिए जो हमने बच्चे को पढ़ाया है। ग्रेट।
तो सर आपने तो बड़ी गहरी बात कर दी कि हमें बच्चों को एक सब्लिमिनल मैसेजेस देने चाहिए ताकि उनकी कैरेक्टर और मॉरल बिल्डिंग भी शुरू हो जाए, एंड दैट्स अ वेरी गुड एंड आई थिंक वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग फ्रॉम अ टीचर के इस तरह की अगर पेडागोजी इस्तेमाल हो। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अकाउंटिंग, मैथ, मैथमेटिक्स दोनों वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो बड़े डिफिकल्ट समझे जाते हैं मार्केट में, बच्चा भी सोच के ले रहा होता है। अच्छा, और आपने जैसे ACCA किया, लाइक आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है, बट यू हैव ऑप्टेड मैथमेटिकल सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, जिसके ऊपर आपकी बुक जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, सो इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, होता ये है कि सिंस अकाउंटिंग हमेशा से पढ़ी है, अकाउंटिंग मेरा फोर्टे है, तो अकाउंटिंग तो पढ़ाता हूँ। मैथ मुझे हमेशा से पसंद थी, इसलिए मैथ भी हमेशा से पढ़ाता हूँ। तो सिंस आई टीच बोथ द सब्जेक्ट्स, फॉर मी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली क्लोज टू मी। मतलब ये ऐसा ही है कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास कोई जवाब नहीं। मेरे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल वैसे ही ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। दोनों सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। होता क्या है कि अकाउंटिंग इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैथ इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ओवरऑल मैथ में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी मैथ पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी मैथ पढ़ रहे होते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी मैथ पढ़ रहे होते हैं, जिनको अकाउंटिंग फाइनेंस में करियर परसू करना है वो भी मैथ पढ़ रहे हैं। अब जो अपकमिंग फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंसेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, लोग उसके बारे में भी कहीं ना कहीं मैथ इस्तेमाल हो रही है। इससे बियॉन्ड, अब अगर लोगों को मार्स पे जाना है और पढ़ाई उसके हिसाब से करनी है कि वाकई स्पेसशिप्स हैं और हमें वहाँ पे जाना है, उन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है, मैथ वहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो सिंस मैथ एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैथ थोड़ा ज़्यादा वसी सब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं मैथ पढ़ाता भी ज़्यादा हूँ और इसीलिए अपॉर्चुनिटी मैथ की किताब लिखने की भी मिल इसलिए गई कि मैं मैथ के नंबर ऑफ स्टूडेंट शायद कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ा रहा होता हूँ। अकाउंटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो भी लिख दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। बट फॉर मी बोथ सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई फील देम एज इक्वल्स। ग्रेट। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि मैथ इज समथिंग विच इज ऑल्सो यूज्ड इन AI, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन है पूरी दुनिया में, हर कोई उस पर काम कर रहा है, हर बच्चा उसकी तरफ जो है वो इंक्लाइंड है कि हमें आगे जाके जो है वो ये ज्वाइन करना है, ये पढ़ना है। तो सर हाउ डू यू थिंक कि आने वाले दौर में जैसे जो हमारी टीचिंग का प्रोफेशन है और मैथमेटिक या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो प्रोफेशन बच्चे जाते हैं ऑडिट या इधर इंडस्ट्रीज में, तो हाउ डू यू थिंक कि AI जो है किस तरीके से इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो रहा है? इज इट गोइंग टू ओवरकम और इज इट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम? क्या किस तरीके से आप देखते हैं? देखें, AI को अगर कॉम्पिटिटर समझा ना किसी ने, तो वो AI के साथ जस्टिस नहीं करेगा। AI इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। AI को अपने हर जॉब में इम्बेड करना पड़ेगा और उसके फायदे हासिल करने पड़ेंगे। टीचिंग में, अकाउंटिंग फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में, हर जगह AI इस्तेमाल होगा। AI को कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है, अब टीचर्स और बच्चों को ये सोचना है कि वो AI को किस तरह इस्तेमाल करें कि वो उनको प्रोडक्टिवली हेल्प करे। है तो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स आर्टिफिशियल, ठीक है, इट्स जेनरेटिव AI, इट्स नॉट प्रिडिक्टिव AI एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो सिंस इट इज जेनरेटिव AI, इट इज समथिंग दैट इज फेड टू इट, it learns from it and it helps us। ठीक है, जब पहली बार इंटरनेट आया था तो एक सवालिया निशान था कि कैसे होगा, क्या होगा। पहले लोग लाइब्रेरीज जाते थे, गूगल आया, गूगल स्कॉलर आया, तो लाइब्रेरीज के बजाय वही काम हमें बहुत एक्सेस इजीली मिल गया। AI को भी अगर हम एज अ डायरेक्शनल टूल इस्तेमाल करें, उसको इंस्टेड ऑफ शेयरिंग आवर वर्कलोड विद इट, वी ट्राई एंड फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम इट, तो हम इसको बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, AI इज एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। तो ये इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है, अगर आपने पेस अप नहीं किया तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते AI आ गया है, मैं AI को ना सीखूं तो गुजारा है, नहीं गुजारा। आपको लीप फ्रॉग एडवांटेज AI की वजह से मिलेगा। आपका बहुत सारा काम जल्दी हो जाएगा, आपका बहुत सारा वक्त बहुत सारी चीज़ों में बच जाएगा अगर आप इस AI को अपना दोस्त समझें। और अगर अपना कॉम्पिटिटर समझेंगे तो प्रॉब्लम है, कोलैबोरेशन करेंगे तो विन विन सिचुएशन होगी।
और विन विन सिचुएशन होगी तभी चीज़ें बेहतर होंगी। Great. तो मैं बच्चों को नॉर्मली भी ये बोलता हूँ कि किसी के जीतने के लिए किसी दूसरे का हारना ज़रूरी नहीं है। देयर कैन बी अ विन विन सिचुएशन, आप मिल के भी जीत सकते हैं। एंड विद द एडवेंट ऑफ एआई ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि कोलैबोरेशन आसान हो गई है। वो चीज़ जिसको सर्च करने में ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता था, फिल्टर आउट करना भी पड़ता था, अब वो फिल्टर आउट भी नहीं करना पड़ता बिकॉज एआई गिव्स यू द क्रक्स। ठीक है, बट the AI still is in the learning process. Yes. Everything that you see in AI is not to be believed. Lots of things have improved over time. AI अपने आप को improve कर रहा है और AI सिर्फ चैट जीपीटी तक महदूद नहीं है। ये एक बड़ा मसला है लोगों का कि चैट जीपीटी AI है। चैट जीपीटी तो AI का सिर्फ एक छोटा सा टूल है। AI is a world in its own. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत आगे हेल्प करेंगी। एंड AI, अगर कोई बच्चा अब अपना करियर चूज कर रहा है और ये बोल रहा है कि मैं एआई में करियर चूज कर रहा हूं, तो वो भी पीछे है, बिकॉज एआई तो आ चुका है। एआई तो उसका पार्ट है, उसको अब अपना करियर उससे आगे किसी चीज के बारे में सोचना है। बच्चे करियर चूज करते वक्त ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो उन चीजों को चूज करते हैं जो करंट हैं, उनके सामने हैं। आज से 5 साल बाद क्या होगा वो उनको पहले तो परसीव करना चाहिए, बिकॉज जब तक वो ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, 4 साल उसके यूनिवर्सिटी के, 2 साल उसके इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के। उससे पहले तो अगर एक बच्चे ने अपना करियर ओ लेवल्स के टाइम पे शुरू किया है तो 2 साल इंटरमीडिएट ए लेवल्स प्लस 4 साल यूनिवर्सिटी, तो 6 साल आगे का तो उसको सोचना है कि जब मैं 6 साल बाद मार्केट में आऊँगा तो 6 साल बाद क्या चीज़ की ज़रूरत होगी उस वक्त। और अगर वो थोड़ा सा और अच्छे से काम करे तो 10 साल बाद किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि 4 साल बाद तो वो मार्केट में आएगा। और उसके बाद वो चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। बाय द टाइम वो मैच्योर होगा वो 10 साल गुजर चुके हैं। सो बच्चे को अपना जो रखना है हराइजन, वो कम से कम 10 साल आगे रखना है कि मैंने 10 साल बाद किस चीज़ की डिमांड होगी जो करनी है, किस चीज़ की ज़रूरत होगी। एंड दे हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। ठीक है, तो मेरा भी किसी से डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बोला कि भाई अगर वाकई उड़ती हुई गाड़ियाँ आएंगी 10 साल बाद, तो बच्चे अभी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ये जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स हैं उस पर काम नहीं करें, उन कार्स पे काम करें जो उड़ेंगी, उन कार्स पे काम करें जो प्लेन को कंपटीशन देंगी, एरोप्लेन्स को। तो ये सोच होनी चाहिए। द थॉट प्रोसेस शुड बी कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को करें जो उस वक्त की नीड है। एट द सेम टाइम बच्चों को ये भी चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में पॉपुलर हैं, जिसको दुनिया इस्तेमाल करती है और हमारे पास वो अपनी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, वो पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमें नहीं पहुंचा रहे क्योंकि वो हमारे पास ऐसा अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम ऐसी अपनी कोई चीज़ क्यों नहीं बना सकते? तो हमें अपनी ऐसी कोई चीज़ बनाने की नीड है, ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जरूर। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उसको कंपेटिटर ना समझ के कोलैबोरेटर की तरह यूज़ करें, सो आई थिंक इट वुड हेल्प। और ये जो आपने कहा कि प्रिडिक्टिव थॉट जो है वो एक इंसान के पास ही हो सकती है, अभी जनरेटिव एआई के पास नहीं। सो ये भी इस तरह की अवेयरनेस भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब जैसे कि अब इसी एआई को हम यूटिलाइज़ करते हैं जब टीचिंग के उसमें डोमेन में, तो हमने देखा है कि अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब पर भी हैं और जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होते हैं, और हाइब्रिड के अलावा जो है वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे होते हैं। सो हाउ डू यू थिंक ये कितना इफेक्टिवली जो है वो अब हो रहा है, और इससे बच्चे क्या उतनी ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं चीज़ों को जैसे वो एक लाइव क्लास में आके समझते हैं, या उसका रिजल्ट या आउटकम भी उतना ही अच्छा है जितना एक लाइव क्लास का होता है? अच्छा देखें, विद एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। कोविड वाज अ प्रॉब्लम, ऑनलाइन क्लासेस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी। एंड जितना बूम मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लासेस को या इस बात को एक्सेप्टेबिलिटी मिली है कि हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कोविड आया, सब परेशान हुए, लॉकडाउन हुआ, टीचर्स जो चॉक एंड टॉक में माहिर थे उनको टेक सैवी होना पड़ा बिकॉज स्टूडेंट्स वर बेटर देन देम इन यूजिंग टेक्नोलॉजी। बट अगर क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर से बेहतर होता है और टीचर इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि बच्चा अच्छा है, समझदार है, वो चीज़ें जानता है, और उससे भी मिलके सीखें और अपने आप को इम्प्रोवाइज करें और वो भी टेक सैवी बन जाएं, तो क्या ही कहने। और बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा किया, बहुत सारे टीचर्स ने अपने स्टूडेंट से हेल्प ली कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। बच्चों ने शरारतें भी करी, जूम पे अपने आप को अनम्यूट कर दिया, टीचर परेशान है,
उन्होंने वाइट बोर्ड्स पे लिखना शुरू कर दिया, स्क्रिबल करना शुरू कर दिया, टीचर्स परेशान हैं. बट देन टीचर्स ऑल्सो केम अप विद द सॉल्यूशंस. उनको चीज़ें सीखने को मिली. वंस वो सीख गए, उन्होंने उसको अप्लाई करना शुरू किया. फिर बहुत सारे टीचर्स ने ये बात रियलाइज़ करी कि स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन प्लेस, एट देयर ओन पेस. वेरी गुड. एंड वो लर्निंग एट देयर ओन पेस एंड एट देयर ओन प्लेस उसी वक्त पॉसिबल है जब क्लासेस ऑनलाइन है. जब क्लासेस ऑनलाइन हैं तो बच्चे के पास रिकॉर्डिंग की भी सहूलत है, उसके पास अपने घर पे बैठ के पढ़ने की भी सहूलत है. एंड इससे नॉट ओनली एक्सेप्टेबिलिटी हुई चीज़ों की, स्केलेबिलिटी भी हुई चीज़ों की. मैं एक क्लास में एक वक्त में कितने बच्चे बैठा लूँगा? 50, 60, 100, 200, 2000 तो नहीं बैठा सकता. नहीं. लेकिन मैं एक वक्त में एक ऑनलाइन क्लास में लिमिटलेस बच्चे बैठा सकता हूँ. सही बात है. मैं एक वक्त में कराची में बैठ के कराची के बच्चे पढ़ा सकता हूँ. बहुत हो गया तो शायद कभी वीकेंड्स पे हैदराबाद या कोयटा से लोग आ जाएंगे पढ़ने के लिए. लेकिन जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो पूरे पाकिस्तान के, पूरे दुनिया के बच्चे पढ़ा रहा हूँ. एग्जैक्टली. ना मैं शहर का मोहताज हूँ, ना मैं बाउंड्रीज का मोहताज no हूँ. boundary. देयर इज नो बाउंड्री. ग्लोबलाइजेशन का प्राइम एग्जाम्पल है ये. तो मैं पाकिस्तानी एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और मैं किसी और कंट्री के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ. इट्स अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. उससे कितने ज़्यादा मासेस को फ़ायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है. क्या ये इतना ही इफेक्टिव है जितना फेस टू फेस क्लास या वन ऑन वन क्लास? ये एक ऐसी बात है जो हर किसी के लिए वंस अगेन डिफरेंट है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वन ऑन वन बहुत अच्छा समझ में आएगा, उनको ग्रुप में भी समझ में नहीं आएगा. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वन ऑन वन बोर हो जाएंगे, उनको ग्रुप में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज वो दूसरों की बात सुनेंगे, समझेंगे, उनसे भी सीखेंगे एंड डिस्कशन होगा, सोशलाइजेशन भी होगी, तो उनको उसमें बहुत मज़ा आएगा. कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के इंटरनेशनल एक्सपोजर से सीखना चाहेंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी हैं क्योंकि एक शख्स एक अलग जगह पे बैठा हुआ है, दूसरा शख्स दूसरी अलग जगह पे बैठा हुआ है, वो अपने आइडियाज़ इनपुट कर रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है. तो ये देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल. सबके लिए बेस्ट फिट अलग है. किसी के लिए बेस्ट फिट है वन ऑन वन क्लास, किसी के लिए बेस्ट फिट है ग्रुप क्लास, किसी के लिए बेस्ट फिट है बहुत बड़ी क्लास, किसी को अकेले साइलो में पढ़ने का शौक होता है, इंडिविजुअलाइजेशन का शौक होता है, वो तनहा पसंद होता है, उसके लिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी है. किसी के लिए ऑनलाइन क्लास इसलिए अच्छी है कि उसका इंटरेक्शन ग्लोबली हो रहा है. तो सबके लिए अपना अपना है. एंड सारी अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, सारी टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ हैं और सारी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें बच्चा कामयाब है. अब बच्चे के ऊपर है उसको किस तरीके से मज़ा आ रहा है ज़्यादा, और वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करे स्ट्रेंथ को कि मेरी स्ट्रेंथ ऐसे पढ़ना है, तो फिर वो उस तरीके से करे. अगर उसकी स्ट्रेंथ अकेले बैठ के पढ़ना है तो अकेले पढ़े, उसकी स्ट्रेंथ ग्रुप में पढ़ना है तो ग्रुप में पढ़े, उसकी स्ट्रेंथ ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके पढ़ना है तो वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइक वही ना कि प्लेस एंड पेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. और देखिए जहाँ तक यूट्यूब चैनल्स का ताल्लुक है ना, तो आई थिंक ये बहुत एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है फॉर कम्युनिकेट योर थिंग्स टू द मासेस वंस अगेन. ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ऑल्दो आई थॉट आई एम टू ओल्ड टू डू दैट and it's too late to start, but it's never too late. It's always a learning experience. Exactly. As I mentioned, मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए ये भी एक learning stage था कि ये एरिया मैंने क्यों unexplore रखा हुआ है. Let's explore it also. तो अब I'm learning new things every day. I'm trying to find out अच्छा ये ऐसे होता है तो ये वैसे होता है, and I'm trying to interact with the students through that, and I'm trying to help students through that. अब देखें इसका एक फ़ायदा क्या हुआ. एक बच्चे ने किसी मजबूरी की हालत में क्लास मिस करी, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस रिकॉर्डिंग को देख के अपना लॉस कवर कर ले. ठीक है, अव्वल तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कोई मजबूरी एक्सेप्टेबल नहीं, क्लास मिस नहीं हो सकती. अगर आप जो है वो इतनी ही यही वाली मजबूरी होती और आपका बोर्ड का एग्जाम होता, कैम्ब्रिज का इम्तिहान होता, तो क्या आप पेपर देने जाते या इस मजबूरी की वजह से पेपर देने नहीं जाते? बच्चा मुझे बोलता है कि तब तो जाते, तो मैं बोलता हूँ फिर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए. आप अगर पेपर देने जा सकते हैं तो उस पेपर की तैयारी करने भी आ सकते हैं. सही बात है. तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है. तो अव्वल तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए. कोई मजबूरी की हालत में छुट्टी हो रही है तो ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो. और अगर फिर भी बहुत मजबूरी है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वंस अगेन रिकॉर्डिंग्स हेल्प्स. सर जैसे अभी आपने एक बात की जो कि जिस पे आपने ये कहा कि टीचर्स भी स्टूडेंट से सीख सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग आइडिया.
और आपने नोट किया होगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो थोड़े से रेजिस्ट करते हैं अगर कोई स्टूडेंट उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या वो पहले से प्रिपेयर्ड है उस टॉपिक के बारे में. सो आई थिंक यू एक्चुअली रिवील कि ये चीज़ जो है अब हमें ख़त्म करनी है और अब हमें अडेप्टिव होना है और हमें ना बच्चों से सीखना है. आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया. अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि प्लेस एंड पेस वाली बात है, तो अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि लाइक व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द न्यू जनरेशन हु इज़ एक्चुअली डूइंग CA ACCA एंड ऑल्सो completing their accounting and finance, और जो A levels में भी अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कि उन्हें अपनी क्या अप्रोच रखनी चाहिए? क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब तक उनकी ये पूरी एकेडमिक्स की जर्नी ख़त्म होगी तो मार्केट तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और बिल्कुल नई चीज़ें आएंगी. एंड आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव टू थिंक अबाउट. सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स कि उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए अपनी लाइफ को और आगे की जर्नी को? देखिए, ये जो सारे अकाउंटिंग फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ऑब्वियसली उनका फोर्टे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है. और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बगैर बिजनेसेस चलेंगे नहीं. ठीक है. तो जो भी यूनिक आइडिया आएगा, जो भी नॉवल आइडिया आएगा, जो भी स्पेस में जाएगा, उसको कहीं ना कहीं अपनी बजटिंग करनी है, अपने फोरकास्ट मेंटेन करने हैं, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स स्ट्रेट अप करने हैं. तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत तो पड़नी है. तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग फाइनेंस रिडंडेंट हो जाएगी या अकाउंटिंग फाइनेंस ख़त्म हो जाएगी. अकाउंटिंग फाइनेंस ख़त्म नहीं होगी, वो इवॉल्व ज़रूर हो जाएगी. तो बच्चों को ये रियलाइज़ करना है कि अकाउंटिंग फाइनेंस किस तरह की नीड होगी आज से 5, 7, 10 साल बाद. उनको किस तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को एम्बेड करना पड़ेगा अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में. देखिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिर्फ बैठ के अकाउंटिंग नहीं करनी है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है. तो स्ट्रैटेजीज़ बनाने वालों की तो हमेशा नीड रहेगी. ठीक है, AI स्ट्रैटेजीज़ नहीं बना के देगा, वो आपको स्ट्रैटेजीज़ को फाइन ट्यून करने में हेल्प कर सकता है. ठीक है, वो आपको वंस अगेन थोड़ा सा एक डायरेक्शन बता सकता है कि इस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे, द ब्रेन्स ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव टू बी यूज्ड. एंड जितना अच्छा वो अपना ब्रेन इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा वो काम कर पाएंगे. तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि ये बच्चे इस बात को रियलाइज़ करें कि इन्होंने जिस चीज़ को अडॉप्ट करना है उस चीज़ को अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में. और सही से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें. अपने प्रोफेसर से मशवरा करें कि मैं 8 साल 10 साल बाद किस फील्ड में बहुत अच्छे से अकाउंटिंग फाइनेंस को अप्लाई कर सकूंगा, ताकि वो उस बारे में रेवोल्यूशनाइज करना चीज़ों को शुरू करें. किस तरीके से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को ये सिंप्लीफाई कर सकेंगे, ये क्लरिकल काम ख़त्म करके किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑडिटिंग हो सकेगी. ठीक है, बिकॉज वंस अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उर्दू में अगर हम तर्जुमा करें तो क्या है? मसनूई जहानत. वो मसनूई है, जो एक्चुअल जहानत है वो आपकी है. आपने उस मसनूई जहानत से ओवर एंड अबव काम करना है और उस मसनूई जहानत को इम्प्रोवाइज करते रहना है कि वो बेसिक काम वो खुद करे, आप अपना वर्कलोड कम करें और आप अपने वर्क लोड में अपना क्लरिकल टाइम को हटा के अपना सोचने वाला वक्त इस्तेमाल करें. आप स्ट्रैटेजीज बनाने पे फोकस करें. सो सर, जैसे आपने एक स्टूडेंट्स को अभी एक बहुत अच्छी सी कलेक्टिव एक एडवाइस दी है, तो जैसे कि आप एक टीचर ट्रेनर भी हैं, तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू द टीचर्स जो कि आपके अंडर ट्रेन होते हैं और आपके इस पॉडकास्ट से उनको भी कुछ फ़ायदा हो, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? पहली बात तो ये है कि टीचर्स शुड ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न एंड टू इवॉल्व देमसेल्व्स. क्योंकि जब एक शख्स टीचर बन जाता है तो उस पर जिम्मेदारी बहुत सारी हो जाती है. तो वो ये नहीं सोच सकता कि ये मेरी एक जॉब है जो इतने बजे स्टार्ट होगी, इतने बजे ख़त्म होगी. ये नेवर एंडिंग जॉब है. एंड ये वो काम है जो हमेशा हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए होना पड़ता है. वी हैव टू बी देयर फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑलवेज. सो दे नीड टू रियलाइज़ कि अगर कोई चीज़ है जो बच्चों को उनसे बेहतर आती है तो बी रिसेप्टिव, उनसे सीख लें. बट एट द सेम टाइम उसमें अपने आप को इतना इवॉल्व कर लें कि वो एक स्टेप आगे हों बच्चों से. तो अगर बच्चों को टीचर ने एक असाइनमेंट दिया तो टीचर को इतना काबिल होना पड़ेगा एंड अपने आप को इतना इवॉल्व करना पड़ेगा कि उनको पता चल जाए कि वो काम बच्चे ने खुद किया है या किसी दूसरे बच्चे ने उनको तस्वीर खींच के भेज दी और उन्होंने उस तस्वीर से उसको कॉपी कर लिया, या बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से वो काम करवा लिया. सो द टीचर हैज़ टू पेस अप, has to come up to the level where they are beyond the thought process of the children. बच्चा शरारतें करेंगे, ये बच्चों की उम्र होती है.
टीचर का हक है नाराज़ होने का, बट एट द सेम टाइम टीचर को इस बात से सीखना भी है कि अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव मेजर क्या है. विद एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह केटर करना है. दूसरी ज़रूरी बात, अगर कोई भी शख्स टीचिंग इंडस्ट्री में इसलिए आया है कि वो टीचर बाय सर्कमस्टांसेस या टीचर बाय चांस बना है, तो उनको अब अपने आप को इतना इवॉल्व करना है कि वो टीचर बाय चॉइस हो. वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स अटेंड करें, वो दिल से ये काम करें, वो इसलिए टीचिंग करें कि वो रहनुमा हों, वो गाइड हों, वो बच्चों को के रोल मॉडल हों. और फिर उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं हो सकता. वो अगर बच्चे को बोले बेटा छुट्टी नहीं किया करो, खुद छुट्टी कर रहे हैं, नामुनासिब सी बात है. तो वो खुद भी ना करें, बच्चे को भी ना करने दें, तो अफेक्टिव बात होगी. तो इस तरह टीचर को अपने आप को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोल्ड करना पड़ता है. क्योंकि देखें, टीचर जब क्लासरूम में एंटर होता है ना, तो वो क्लासरूम में परफॉर्म कर रहा होता है. वो उस 40 मिनट की ड्यूरेशन के लिए, 1 घंटे की ड्यूरेशन के लिए एक परफॉर्मर है जिसने अपना टास्क डिलीवर करना है. एंड जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, वो टास्क बहुत प्री प्लान होना चाहिए. उस टास्क में सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ाना, उस टास्क में उसकी तरबियत करनी है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, उसकी जहन साजी करनी है, उसको सिखाना है कि कैसे बेहतर इंसान बनना है, बेहतर स्टूडेंट बनना है, बेहतर ग्रेड दिलाना है, बेहतर सिटीजन बनना है, पेट्रियाटिक बनना है. तो ये सारा काम टीचर ने करना होगा. टीचर मोटिवेट करेगा तो बच्चा इंस्पायर होगा. अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम हमने देखी है कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं और जो ये जनरेशन है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ब्रेन ड्रेन व्हिच इज वेरी ऑब्वियस इन दिस जनरेशन. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, पहले तो हम समझते हैं ब्रेन ड्रेन है क्या. ब्रेन ड्रेन है ये कि एक ऐसा मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल कर रहा है, और उसके जो बेहतरीन सिटीजन्स हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, जो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ये मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क चले जाएं. उससे होता क्या है, उससे उनको सिक्योरिटी मिल जाती है कि वो किसी अच्छे मुल्क चले गए, अच्छी लाइफस्टाइल गुजार लेंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी बना देंगे. लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुल्क का होता है. उनका मुल्क सफ़र करता है. मुल्क का बहुत अच्छा दिमाग जो मुल्क के लिए काम कर सकता था, वो अब मुल्क में नहीं है और वो किसी और के लिए काम कर रहा है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, बेटा तुम लोग पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने के लिए बेशक दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ से सीखो, बट कम बैक टू द कंट्री and give this country what this country deserves. You are born in a free state, so you don't know the sufferings of people of Bosnia, Kashmir, Palestine. आपने वो sufferings देखी नहीं because you are born in a free state. और आपका मुल्क कर्जदार है, hence you have a debt over this country. आप कर्जदार हैं, आपके ऊपर ये कर्ज है कि आप इस मुल्क को बेहतर बनाएं, इस मुल्क के लिए काम करें. तो आप बेशक पढ़ें लिखें, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाएं, उधर जाके एक्सपीरियंस हासिल करें, बट कम बैक टू द कंट्री एंड गिव दिस कंट्री व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मुल्क सफ़र करेगा. और मैं तो उस एक्सटेंट पे चले जाता हूँ बच्चों को बोलने के लिए कि मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपने अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया और आपका अपना मुल्क उस चीज़ से डिप्राइव्ड है, देन यू आर अ ट्रेटर टू दिस कंट्री. आपने अपने मुल्क से गद्दारी करी. आप अपनी रिसोर्सेज से, अपनी एफिशिएंसी से, अपनी काबिलियत से जो इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते थे, आपने नहीं पहुंचाया. आपका मुल्क सफ़र कर रहा है, डिप्राइव हो रहा है, और आप उन्हीं सलाहियतों से किसी और कंट्री को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं. प्लीज़ ऐसा ना करें. आई थिंक इट्स वेरी ट्रू कि स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जितना भी इस मुल्क से उन्हें मिल रहा है, दे हैव टू गिव बैक, बिकॉज आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू कंट्रीब्यूट. एंड आई थिंक वेरी ट्रू, आपके मैसेज में ये बात बिल्कुल साफ थी. सर, जैसे आपको किंग इन एकेडमिया कहा जाता है, स्टूडेंट्स आपके मानते हैं, एंड यू आर बिकॉज यू आर सच अ डेडिकेटेड टीचर ऑफ मैथ्स एंड अकाउंटिंग. तो ये जो एक इंस्पिरेशन है, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं एक और किंग के, जो शाहरुख खान साहब हैं. सो हाउ हैव यू बिन सो ग्रेट फ़ैन ऑफ हिम? क्या चीज़ ऐसी आपने उनकी पर्सनालिटी में देखी या उनसे सीखी जो आप उनके इतने बड़े फ़ैन बने? देखें, मैं बिल्कुल उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है, दैट इज़ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वंस अगेन. सो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू बिकम. तो उनकी जर्नी अगर हम देखें तो फ्रॉम द रैग्स टू द रिचेस, उसमें हार्ड वर्क हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है. सो दैट इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ हिम. ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड ही गिव्स बैक टू द सोसाइटी.
एंड मुझे हमेशा ऐसे लोग अपील करते हैं जो सेल्फलेस हों, दूसरों का ख्याल करें, गिव बैक टू द सोसाइटी करें, मेहनत करें. और हार्ड वर्क इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन दैट आई हैव, एंड आई थिंक ही हैज़ ऑल दोज क्वालिटीज़, एंड दैट इज़ द प्राइम रीज़न दैट वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. एंड दैट इज़ द आई थिंक वन ऑफ माई बीइंग अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन दैट आई गेट फ्रॉम हिम. True. So I think the stories inspires a lot. जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. एंड एक और चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये कि अगर मैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड मुझे मिला है तो ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये मेरे टीचर्स का अवार्ड है. माई टीचर्स आर द एपिटोम ऑफ डेडिकेशन. उन्होंने मुझ पर इतनी मेहनत करी, उन्होंने मुझे जो सिखाया मैं तो सिर्फ वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. तो अ स्टूडेंट कैन बी एज गुड एज हिज टीचर बट नेवर बेटर. मेरा ये फर्म बिलीफ है. तो मेरे टीचर्स ने मुझ पर इतनी मेहनत करी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को सिखा सकूं, पढ़ा सकूं, बता सकूं. एट द सेम टाइम उन्होंने मेरे अंदर ये हैबिट्स इनकलकेट करी कि मैं डेडिकेटेडली काम करूं, मैं सेल्फलेसली काम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं किसी भी काम में जो है वो ज़रा सी भी जो है ना वो दो नंबरी ना करूं, बिकॉज उन्होंने मुझे ट्रेन ऐसे किया है. सो आई थिंक ऑल माई सक्सेस इज माई टीचर सक्सेस. अच्छा सर, आपने जो है वो टीचर्स के लिए एक मैसेज दिया, यू हैव गिवन द मैसेज टू स्पेसिफिक फील्ड स्टूडेंट्स एज वेल. सो ओवरऑल जनरल अगर आपसे एक एडवाइस ली जाए टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस जनरेशन तो वो क्या होगी? सबसे पहली चीज़ जो मैं बच्चों को बोलूँगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना दैट आप जितनी गलतियां करेंगे आप उससे सीखेंगे. एक बहुत मशहूर सेइंग है, टू मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ सिन, नॉट टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक इज द ग्रेटेस्ट सिन. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, नई नई चीज़ें ट्राई करें, और उनमें अगर आप कामयाब ना हो तो कोई मसला नहीं है, यू आर एटलीस्ट लर्निंग समथिंग न्यू. तो आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें सीखने की, ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि यू आर नॉट एनीवन, यू आर ट्राइंग एंड बिकमिंग समवन यूनिक. जब आप कोशिश करेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करना शुरू कर जाएंगे. एंड जब आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे तो आप ग्रेट बन जाएंगे. तो बेबी स्टेप्स टू सक्सेस होते हैं. सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता. सक्सेस हार्ड वर्क से आता है, कोशिश करने से आता है, बार बार चीज़ों को रिकंसाइल करने से आता है. आप जितना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करना शुरू करेंगे, उतने आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे. आप हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, कोशिश करें, एंड ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस. योर इनर वॉइस इज़ योर गार्डियन एंजल. आप जब कोई काम करें, आप काम करके फील करें कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है मतलब आपने अच्छा काम किया, बार बार करें. अगर किसी काम को करके आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुराहट महसूस हो रही है, आपको गिल्टी फीलिंग आ रही है, योर इनर वॉइस इज गाइडिंग यू दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. योर सोल इज़ वेरी प्योर. तो आप जब अच्छा काम करते हैं ना तो वो खुश होती है, आपको मज़ा आता है, आपका फिर दिल चाहता है बार बार वो काम करने का. आप गलत काम करेंगे ना तो वो अंदर से आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा. दीज आर द साइंस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना. मुझसे कोई पूछता है ना मैं क्या करूँ, ये करूँ या ये करूँ, मज़ा किस में आ रहा है? जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है वो करो, क्योंकि वो आपको अंदर से पता चल रहा होता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. और जितना आप सही करते चले जाओगे उतना आप बेहतर बनते चले जाओगे, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप सक्सेसफुल हो जाओगे. तो सक्सेस इज नॉट having brands. Success is not having a big car and a big house. Success is becoming a better version of yourself. Exactly. आप अपने आप से बेहतर हैं, जैसे आप कल थे, आप सक्सेसफुल हैं. सो स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करें थ्रू एथिकल मीन्स. अच्छे से काम करके सक्सेसफुल बनने की कोशिश करें. नई चीज़ें ट्राई करने से ना डरें, मेहनत करने से ना कतराएं, और कोशिश करें कि आप अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं. Be a ray of hope in the bleak and dark world of other people. आप जितना ज़्यादा दूसरों के लिए काम करेंगे, the life works in a miraculous ways. God works in miraculous ways. It's karma. What goes around comes around. आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, पलट के वो आपके साथ अच्छा नहीं भी करेगा तो 50,000 और लोग आपके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि वो होगा, आपको आपका हक मिल के रहेगा. एंड जब भी आप कोई अच्छा काम करें, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, जब आप कोई अच्छा काम करें किसी के लिए, ये सोच के ना करें कि वो बदले में मेरे लिए क्या करेगा. क्योंकि अगर आपने ये सोच के किसी के लिए अच्छा काम किया कि मैं इसके साथ अच्छा करूंगा,
ये मेरे साथ अच्छा करेगा मेरे मुश्किल वक्त में, तो आपने तो सिर्फ बार्टर किया है, एक ट्रेड किया है। अभी आपने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, आपकी ज़रूरत में वो आपकी ज़रूरत पूरी कर देगा। तो ये तो ट्रेडिंग थी, ये अच्छा काम नहीं था। अच्छा काम वो होता है जो आप करके भूल जाएं। आप ये अच्छा काम इसलिए नहीं करेंगे मैंने इसके लिए अच्छा काम किया, अब मेरे वक्त पे ये मेरे लिए अच्छा काम करेगा, आप एक्सपेक्ट भी ना करें, तवक्को भी ना रखें, आपके लिए अच्छा हो ही जाएगा। इंशाल्लाह, राइट। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट मैसेज सर, थैंक यू सो मच। अगर इस चीज़ को समराइज करके बच्चों को बताया जाए तो आपने कहा कि अगर बच्चा ये सोच के आगे बढ़ता रहे कि फेलियर इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस, और हर फेलियर से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। और सेकेंडली, सक्सेस इज़ नॉट एवरीथिंग मटीरियलिस्टिक। अगर आपको इंटरनल पीस मिल रही है और आपकी प्योर सोल आपको कुछ बता रही है कि इट्स राइट एंड इट्स रॉन्ग, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट गाइडिंग एंजल। सो आई थिंक थैंक यू सो much for such a great message for our students, and we hope that you get more success. थैंक यू सो मच। Students, जो आज सर ने बात की, the harder you work, the luckier you become, I think that's very true. अगर आप सब भी अपनी ज़िंदगी का मोटो ये बना लें और अपनी हर स्टेप को, अपने हर लर्निंग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना सीखें, और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आज से 10 साल बाद की प्लानिंग करें, तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स ऑफ आवर कंट्री एंड शाइन ब्राइट एंड ऑल्सो क्रिएट अ नेम लाइक हिम. So thank you so much. We'll meet you again in our next podcast. Allah Hafiz.